नमस्कार मित्रों, भारत का भूगोल विषय का अध्ययन हम इस समय कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा में जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उन प्रश्नों पर आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वो भारत में नगरीकरण टॉपिक से रिलेटेड है। जिस प्रश्न पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत में नगरों की वृद्धि में माइग्रेशन की भूमिका से संबंधित है। तो जो आज का हमारा प्रश्न है वो है भारत में नगरों की वृद्धि में आव्रजन या माइग्रेशन की भूमिका को समझाइए। तो मित्रों, आपने देखा है कि शुरुआत से ही भारत में जो नगर हैं उनकी संख्या और आकार दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2001 की जनगणना लें तो 2001 की जनगणना में जहां 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 35 थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह संख्या 53 हो गई। इससे यह पता चलता है कि जो नगर हैं उनके आकार और उनकी संख्या दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस आकार और संख्या की वृद्धि में जिस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से नगरों में बड़ी भारी संख्या में लोगों का आगमन होता है और इस आगमन के फलस्वरूप नगरों का आकार, नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वे कारक हैं जो नगर को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरे वे कारण हैं जो गांवों को या छोटे नगरों को प्रतिकर्षित करते हैं। छोटे नगरों और गांवों से लोग जिन कारणों से बड़े नगरों की ओर, महानगरों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये दो कारक हैं और दो कारकों को देखते हुए हम अपने वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर हम प्राचीन नगरों के विकास में आवर्जन की भूमिका को देखें सबसे पहले, तो हमारे जो प्राचीन नगर हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ और जो नदियों के किनारे विकास हुआ उससे हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो हमें कृषि के लिए उपजाऊ मैदान मिल रहा है और यातायात के साधन के रूप में भी नदी परिवहन का विकास हो रहा है। आप पुराने जो हमारे सबसे पहले के नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, तो अगर हम देखें तो वो नदियों के किनारे हैं, सिंध और रावी नदियों के किनारे हैं और जो नदियां हैं उनका उपयोग एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के रूप में हो रहा है। अगर आगे देखें तो महाजनपदों के उदय के रूप में क्या हुआ, प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में नगरों का महत्व बढ़ने लगा और रोजगार और सुरक्षा इन कारणों से लोग नगरों की ओर आकृष्ट होने लगे। आज़ादी के पहले देखें तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो हमारे तीन सबसे बड़े नगर विकसित हुए, इनमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही नगरों की वृद्धि की वो रही बाहर से प्रवासियों का आगमन। चाहे वो प्रवासी व्यापार के लिए आए हों, चाहे वो शिक्षा के लिए आए हों या रोजगार के रूप में। तो व्यापार, शिक्षा और रोजगार कुछ ऐसे बेसिक कारण थे जिसकी वजह से आज़ादी के पूर्व जो है हमारे बड़े बड़े महानगरों में लोगों का लगातार माइग्रेशन होता रहा। आज़ादी के बाद नगरीकरण को अगर हम मित्रों देखें तो आज़ादी के बाद विभिन्न नगरों की वृद्धि की गति बहुत तीव्र रही है और इसका जो मूल कारण रहा है वो नगरीय विकास रहा है। नगरीय विकास के कारण लोगों का नगरों की ओर आकर्षण लगातार बढ़ता रहा और जो हमारे छोटे नगर हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, दोनों ही क्षेत्रों से लगातार लोगों का आवर्जन हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे जो नए नगर हमारे विकसित हो रहे हैं, इनका जो संरचनात्मक विकास हो रहा है इसने ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को आकृष्ट किया है। ये क्लस्टर्स हैं। अगर आप मुंबई को देखेंगे तो मुंबई अपने आसपास के लगभग 200 किलोमीटर के बेल्ट को सीधे सीधे प्रभावित करता है और यही स्थिति दिल्ली की है कि दिल्ली लगभग 100 किलोमीटर के अपने आसपास के बेल्ट को सीधे सीधे प्रभावित करता है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे नगरों का भी इसी प्रकार जो है क्लस्टर बना हुआ है। तो भारतीय महानगरों में आवर्जन के क्या कारण हैं मित्रों? अगर इन आवर्जन के कारणों पर चर्चा करें तो जो प्राथमिक कारण हैं वो हैं आजीविका की तलाश। शुरुआत से ही मनुष्य जो है आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं और भारत में अगर
नगरों की ओर, महानगरों की ओर लोगों का प्रवासन हुआ है, तो उसमें आजीविका का कारण एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि महानगरों में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए बेहतर संभावनाएं होती हैं। जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और जो कम एजुकेटेड लोग हैं, दोनों ही वहाँ पर, दोनों की ही खपत होती है। तो मानव संसाधन की खपत की वजह से आजीविका का एक बहुत बड़ा केंद्र है ये हमारे महानगर, और इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में प्रवासन होता रहा है। दूसरा जो कारण है वो है हमारा उच्च जीवन स्तर की तलाश। देखिए, जो द्वितीय कारण है उसमें उच्च जीवन स्तर की तलाश है। आप देखेंगे, अगर आपको ग्रो अप करना है तो आपको बड़े नगर में जाना होगा। लखनऊ के लड़के को अगर ग्रो अप करना होता है तो वो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली का लड़का मुंबई जाना चाहता है, और मुंबई का लड़का जो है वो सैन फ्रांसिस्को जाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि जो उच्च जीवन स्तर की तलाश है वह मानव को एक बड़े महानगर की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि जितना बड़ा महानगर होता है वहाँ पर संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होती हैं, और इन संभावनाओं की वजह से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का प्रवासन महानगरों की ओर होता है। शिक्षा एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप इलाहाबाद शहर को देखें तो इलाहाबाद शहर के डेवलपमेंट में शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शिक्षा की वजह से इलाहाबाद के आसपास के लगभग आसपास के जो 20 से 25 ज़िले हैं वहाँ से सीधे सीधे लोग जो हैं शिक्षा के लिए इलाहाबाद आते हैं। यही स्थिति लखनऊ की और दिल्ली की, बेंगलुरु की, कानपुर की भी है। कुछ अगर नगरों की बात करें तो कोटा जैसे नगर शिक्षा के नगर के रूप में ही डेवलप हुए हैं। तो शिक्षा मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है जो प्रवासन में सकारात्मक भूमिका निभाता है। सेवा क्षेत्र का उभार, सेवा क्षेत्र का उभार भी मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप देख रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जैसी इंडस्ट्रियों के आने से, आईटी सेक्टर्स के आने से, सर्विस सेक्टर के मजबूत होने से भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो बहुत दक्ष नहीं हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनको भी लगातार काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और सेवा क्षेत्र के उभार ने नोएडा और गुड़गांव जैसे आईटी सेक्टर्स के नगरों को जन्म दिया है। नगरीय सुविधाएं मित्रों, आप नगर में जाइए, आपको क्या दिखते हैं? अच्छे आवागमन के साधन दिखते हैं, 24 घंटे बिजली दिखती है, अच्छे आपको पार्क दिखते हैं, अच्छे आपको मॉल्स दिखते हैं, अच्छी सड़कें दिखती हैं, अच्छी मार्केट दिखती है। तो जो नगरीय सुविधाएं हैं मित्रों, वे सदैव लोगों को नगरों की ओर जाने के लिए आकर्षित करती हैं। तो नगरीय सुविधाओं के कारण लगातार लोग बड़ी भारी संख्या में नगरों की ओर जाते हैं। तो नगरीय सुविधाएं भी प्रवासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नगरों के प्रति बढ़ता आकर्षण, देखिए नगरों के प्रति बढ़ता आकर्षण भी एक कारक है। आपने देखा होगा कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके अंदर नगरों की ओर, नगरों का एक आकर्षण होता है शुरुआत से। खास तौर पे जो बड़े महानगर हैं, मुंबई और दिल्ली जैसे, एक बड़ी संख्या में जो छोटे नगरों में रहने वाले लोग हैं उनका आकर्षण रहता है दिल्ली और मुंबई जाने के लिए। और ऐसे में जब उन्हें मौका मिलता है, जब वो अपनी युवावस्था में पहुंचते हैं, तो उद्योग धंधों की, रोजगार की, आजीविका की तलाश में बड़े महानगर की ओर चले आते हैं। इसी प्रकार जो उच्च शिक्षित वर्ग है वो बेहतर जॉब के लिए, बेहतर माहौल के लिए, बेहतर संभावनाओं के लिए बड़े नगरों में चले आते हैं। जो अच्छा बिजनेसमैन है वो बिजनेस संभावनाओं के लिए बड़े नगरों में चले आते हैं। इस प्रकार नगरों के प्रति जो बढ़ता आकर्षण है उसने भी माइग्रेशन को बढ़ावा दिया है। हाँ मित्रों, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रतिकर्षित कारक भी होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन। मित्रों, आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, और कई मामलों में ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े होने से लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर आप क्रिस्टोलर के केंद्र स्थल सिद्धांत को देखें तो जो बड़ा केंद्र स्थल है वो अपने से छोटे केंद्र स्थल की सभी चीज़ों को रखता है। तो नगर एक बड़े केंद्र स्थल के रूप में आते हैं जहाँ पे छोटे नगरों में मिलने वाली हर चीज़ मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो पिछड़ापन है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और इसने जो है प्रवासन को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे कि नगरों में बढ़ते आवर्जन से किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। देखिए, हम जब भी आंसर लिखेंगे तो हमें समस्याएं भी दिखानी पड़ेंगी। तो पहली जो समस्या है वो है जनसंख्यिकी संबंधी समस्या। भाई, नगरों में आवागमन किसका होता है? ज़्यादातर यूथ्स का होता है। इससे क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ युवा नहीं बसते हैं, तो बुजुर्ग और महिलाओं की आबादी तो बसती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा आबादी है वो कम हो जाती है। बनिस्बत जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ युवा आबादी बढ़ जाती है, महिलाओं की और बुजुर्गों की आबादी घट जाती है। तो ऐसे में जनसंख्यिकी संबंधी समस्याएं
नगरों में उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा भाषावाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद। तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार बंगलौर में उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर हमला किया गया था, या मुंबई में कई बार उत्तर भारतीयों पे हमला किए गए। तो ये जो भारत में प्रवसन होता है, इसकी वजह से कई बार क्या होती हैं कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि प्रवासी जो है पूरा हमारी जॉब छीन ले जाएंगे, और ऐसे में क्या होता है, भाषावाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद जैसी भावनाओं को बल मिलता है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है जो नगरीकरण का सामने आता है। इसी प्रकार नगरीय प्रदूषण, नगरों में बड़ी भारी संख्या में लोगों के जाने से नगर में प्रदूषण बढ़ता है, और नगरीय प्रदूषण जो है वो विभिन्न तरह की समस्याओं को जन्म देता है। मलिन बस्तियां भी नगरीय प्रदूषण का एक प्रारूप है। जब नगरों में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जा रहे हैं, छोटे नगरों से जा रहे हैं, तो वहाँ पर नगरों में इतनी उच्च स्तर पर निवास के लिए, बिल्डिंग्स की निवास के लिए रहने योग्य आवासन की कमी है। और ऐसे में क्या होता है, लोग ऐसी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं जो गवर्नमेंट लैंड है, और उनमें अवैध कब्जे करके मलिन बस्तियां बना लेते हैं। तो ये मलिन बस्तियां जो हैं एक नगरीय समस्या के रूप में उभर करके आती हैं, और जिसका जो आधार है प्रवसन है। इसी प्रकार यातायात के साधनों पर भी बहुत सारा बोझ बढ़ता है। नगर की जनसंख्या बढ़ने के कारण यातायात के साधनों पर लगातार बोझ बढ़ता चला जाता है। पर्यावरण जनित समस्याएं, मित्रों आपको पता ही है कि नगरीय क्षेत्रों में जब जनसंख्या बढ़ती है तो पर्यावरण के ऊपर दबाव पड़ता है। एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम हो जाती है, पार्क एरिया बहुत कम हो जाता है, ज़्यादातर एरिया का इस्तेमाल आवासन के लिए होता है, और ऐसे में पर्यावरणीय समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो एक हमारे दिमाग में ये उपाय आता है कि हम नगरीय आवर्जन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि नगर, हमने चर्चा की कि नगरों के प्रति एक आकर्षण पाया जाता है, और उस आकर्षण के लिए जो है लोग जानते हैं। अगर हम मानव संरचना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तियों को देखें तो नगर जो है वो मानव संरचना के सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तियाँ कही जा सकती हैं। तो ऐसे में नगरीय आवर्जन को एकदम से तो नहीं चेकआउट किया जा सकता, लेकिन उसको रोका जा सकता है। कुछ उपाय हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय है ग्रामीण भारत का निर्माण। मित्रों, अगर ग्रामीण भारत को बेहतर तरीके से डेवलप कर दिया जाए, ग्रामीण भारत में सारी सुविधाएं दे दी जाए, बेहतर शिक्षा की सुविधा दे दी जाए, बेहतर लाइटिंग दे दी जाए, बेहतर हाउसिंग दे दी जाए, बेहतर रोड्स दे दी जाए, बेहतर स्कूल्स दे दिए जाए, तो शायद लोग गाँव से शहर की ओर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में ग्रामीण भारत का जो निर्माण है वो प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है मनरेगा के दायरे को बढ़ाना। देखिए मित्रों, मनरेगा के आने के बाद से आपने देखा होगा कि पंजाब में मजदूर जो है मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे। पंजाब में लोगों ने कहा था कि हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार से लेबर्स आते थे जो हमारे लैंड फार्म में काम करते थे, लेकिन मनरेगा के आने से क्या हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लेबर्स पंजाब जाते थे उनकी संख्या बहुत घट गई। तो क्योंकि उन्हें लोकल एरिया में जॉब मिल गई। जब किसी भी व्यक्ति को अपने लोकल एरिया में जॉब मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है, तो वो बाहर आमतौर पर नहीं जाते हैं। तो अगर हम मनरेगा के दायरे को बढ़ा दें, मनरेगा से मिलने वाली जो हमारी राशि है उसको बढ़ा दें, मनरेगा में और भी कामों को शामिल कर लें कच्चे काम के अतिरिक्त, तो मनरेगा के दायरे को बढ़ा करके भी हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है पूरा मित्रों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जो है एक ड्रीम विज़न प्रोजेक्ट था जो उनकी विज़न 2020 में दिया गया था। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को पहुंचाना जो है वो पूरा का उद्देश्य है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पहुंची रहेंगी तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन नहीं करेंगे, और ऐसे में नगरीय समस्याएं कम होंगी। इसी प्रकार ग्रामीण औद्योगिकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर गाँवों में लोगों को इंडस्ट्री मिले, गाँव में लोगों को रोज़गार मिले, गाँव में लोगों को बेहतर काम के दशाएँ मिले, बेहतर वेतन मिले, तो लोग नगरीय क्षेत्रों में जाना नहीं चाहेंगे, और ऐसे में प्रदूषण को रोका जा सकता है। ग्रामीण आवासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गांव में हम बेहतर हाउसिंग सोसाइटीज़ का निर्माण करें, देखिए रोटी कपड़ा और मकान, और उसमें भी मकान जो है सबसे ज़्यादा कास्टली पड़ता है कपड़ा और रोटी की तुलना में। तो अगर गांव में आप मकान दे देंगे तो लोग रोटी और कपड़ा किसी न किसी तरह से जुटा लेंगे, तो ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़ करके जो है बाहर नहीं जाएंगे। तो मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द लिख सकते हैं। इसमें आप मैप डाल सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और इसे और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये जो जिस क्वेश्चन पे हमने चर्चा की है ये UPSC में पूर्व में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन लगातार UP-PCS मेंस में और UPSC मेंस में आते हैं। आजकल करंट अफेयर्स में भी GS सेकेंड और थर्ड पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। मैंने जो ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक प्रकार का मॉडल फ्रेम दिया है, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं शब्द सीमा के अनुसार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।